हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे कि हम जो हैं आज बात करने वाले हैं एचपी टेट 2021 के बारे में। इसमें अगर मैं बात करूं तो हम डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले कुछ एक मंथ्स में हम किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। और किस तरह से हमने एचपी टेट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बना के जो है वो उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस बता दूं कि हम जो है वो एच पी टेट के लिए अभी स्ट्रैटेजी या फिर एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ऑन एंड ऑन बेस्ड होगी एच पी टेट पे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज़ इसमें जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से पूरे के पूरे ये सीरीज़ जो है वो उस पर बेस्ड रहेगी, ठीक है। अब ये जो 1000 एमसीक्यूज़ का एक सुपर सीरीज़ आपके लिए रहने वाला है वो टीजीटी आर्ट्स, ठीक है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एलटी, शास्त्री, जेबीटी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो एमसीक्यूज़ रहेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा कंपैरेटिवली वो रहेगा एसएसटी बेस्ड, क्योंकि एसएसटी जो है लगभग हर एक, आप ये मान के चलें कि टीजीटी मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे जितने भी आपके टेट के एग्ज़ाम होते हों, वहाँ पे एसएसटी का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अगर मैं प्रायर बात करूँ तो जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के हमारे जो भी इम्पोर्टेंट या कंसर्न सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके लिए भी आपको जो है वो एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। ये जो 1000 की सीरीज़ रहेगी इसमें भी आपको जो है वो जेबीटी, शास्त्री और मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस एग्ज़ाम है वो आपको देखने में मिलेंगे। खैर, ये एक बात हो गई। अब आज का ये जो वीडियो है इसमें हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के बारे में डिटेल में एमसीक्यूज़ के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें ये पार्ट 1 रहेगा सुपर सीरीज़ ऑफ 1000 एमसीक्यूज़ की, और इसमें एसएसटी पे बेस्ड ही आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम आपको एक श्योरिटी या एक तरह से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर हमारे आप इस सीरीज़ के पूरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख लेते हैं तो आपका जो टेट है वो 101% जो है वो क्वालिफाई होगा। ये हमारी तरफ से एश्योरेंस है, एक तरह से गारंटीड है, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारी इस सुपर सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। आपके पास ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है पाषाण युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारे कांस्य युग सभ्यता के नाम से जानी जाती है और कांस्य युग से संबंधित है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इट इज़ कांस्य युग, ठीक है। और यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसका जो एक आप कह सकते हैं जो टाइम पीरियड रहा था वो था आपका 2750 से गैस। आपकी सुपर सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित थी। ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है पाषाण युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कांस्य युग, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी गैस ये कांस्य युग से संबंधित थी, ठीक है। और इसको जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक अथवा ब्रॉन्ज एज में जो है वो रखा गया था। और इसका एक तरह से अब बात करें, इसकी अगर खोज की बात करें तो वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज जो थी वो की थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हैं वो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए है यूरोप से, ऑप्शन बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। तो जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और इन्होंने जो था वो वेदों की रचना जो थी
वो आर्यों ने ही की थी, वेदों की रचना, ठीक है, वो इन लोगों ने की थी। और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो कि मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस है, उनमें ही वेदों की रचना की गई थी आर्यों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है बोध गया में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है कौशाम्बी में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, राजगृह में। अब ये जो जितनी भी संगतियां हैं ये टेट में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन यहाँ से जो है वो रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन सी, राजगृह में है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैशाली का क्या महत्व है। ऑप्शन ए में जो वैशाली दिया हुआ है इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो जो वैशाली थी इसमें ये जो जगह थी वैशाली, उसमें 383 BC में जो थी वो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और उस टाइम के अगर हम बात करें जो शासक थे तो वो काला शोक थे, ठीक है। और इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है जो कौशाम्बी था, ये कौशाम्बी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से रानी के अभिलेख, ठीक है, अशोक के शासनकाल के दौरान जो है वो रानी के अभिलेख इस कौशाम्बी से मिले हैं, रानी के अभिलेख, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखें, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगतियाँ जो है वो हुई हैं, ठीक है। इसमें पहला मैंने आपको बता दिया राजगृह में, ठीक है। उसके अलावा पाटली पुत्र है, इसके अलावा वैशाली है, इन जगहों पे भी जो है बौद्ध संगतियाँ हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिका मूलतः लिखी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? तो नियरचूस द्वारा, टॉलमी द्वारा, मेगास्थनीज द्वारा या डायरोस द्वारा, ठीक है, डायारोस के द्वारा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज द्वारा, ठीक है। अब ये जो बुक थी गाइस, इसमें एक तरह से मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। और इसमें हर एक आयाम जो था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का, उसको विस्तार में जो था वो एक तरह से वहाँ पे दर्शाया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? अब इसका जो आंसर बनेगा उसको हम देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त की, ऑप्शन डी है अशोक की, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा इसका? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। अब ये जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो हैं इन्होंने मौर्य साम्राज्य की या मौर्य साम्राज्य की जो है वो स्थापना की है, ठीक है। और स्कंदगुप्त जो थे ये भी मौर्य साम्राज्य के ही शासक थे। अशोक भी काफ़ी महान शासक थे मौर्य के, ठीक है, जो कि 269 में जो है वो शासक बनते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो नींव डाली थी, ठीक है, और इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। बलबन जो थे ये भी दिल्ली सल्तनत के ही शासक थे, ठीक है, और ये 1266 के बाद जो थे वो सुल्तान बने थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्तुतमिश की तो इन्होंने एकता प्रथा को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी जो थे वो कृषि को लेकर काफ़ी अच्छे काम किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहनाए पील, ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी सावा हेनिगर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी मीर बख्शी, ठीक है, ऑप्शन बी मीर बख्शी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी
भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इकबालनामा, ऑप्शन बी है रज़्मनामा, ऑप्शन सी है अकबरनामा, ऑप्शन डी है सकीनत उल औलिया। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी रज़्मनामा। ठीक है, रज़्मनामा के नाम से जो था वो फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा का सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? गोवा को किस देश के निवासियों ने सबसे पहले उपनिवेश बनाया था? तो ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है हॉलैंड, ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए पुर्तगाल 1510। ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, इन्होंने जो था वो 1510 में बीजापुर के शासक को हराकर जो था वो गोवा छीन लिया था। उस टाइम यदि हम बात करें पुर्तगाल के जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे अल्बुकर्क। ठीक है, इन्होंने बीजापुर के शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, इनको हरा के जो था वो गोवा उनसे छीना था। ठीक है, और यदि हम बात करें पुर्तगालियों की जो फर्स्ट कॉलोनियल फैक्ट्री थी तो वो कोचीन में खोली गई थी। ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखें। जी अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है चार्ल्स वुड और डी है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। इन्होंने जो था वो अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की जो थी वो रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी हैं उनका भी भारत में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करें तो जो रेल सबसे पहले चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, उनके टेन्योर के दौरान ही जो थी भारत में पुणे से थाने के बीच में जो ट्रेन थी वो चलाई गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1905 में जो बंगाल डिवीज़न हुआ था तो वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो था वो किया गया था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो यहाँ से गाइस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इन्होंने भारत में जो था वो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने बता दिया, लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की तो वेलेस्ली का जो टाइम एक तरह से रहा जिसमें कि इन्होंने ये भारत के गवर्नर जनरल बने तो वो था 1798 टू 1805। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने जो था वो शासन किया और ये अपने आप को बंगाल का शेर भी समझते थे। ठीक है, इन्होंने जो था वो सहायक संधि, ठीक है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो कार्यक्रम था स्पेशली टू रूल वो काफ़ी डिफरेंट था। रेस्ट ऑफ जितने भी आपके जो वाइसराय गवर्नर जनरल थे उनसे काफ़ी भिन्न था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 टू 1856 इन्होंने जो था वो ये जो थे वो गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? ठीक है, ऑप्शन ए है यूरोज का, ऑप्शन बी है गफ का, ऑप्शन सी है नील का, ऑप्शन डी है हैवलॉक का। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए यूरोज का। अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे CR दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे राजा राम मोहन राय की तो ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, ये उर्दू, ठीक है, अंग्रेज़ी, ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंच के काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे। ठीक
ठीक है। इन्होंने भारत में जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी उनको इनकरेज किया था, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और विमेन की जो एक तरह से सिचुएशन थी उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किए थे। और इसके साथ यदि हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने भी जो था वो काफ़ी काम किए थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो थी की थी। महात्मा गांधी खैर फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। CR दास जो थे, इनका भी काफ़ी योगदान जो है वो हमारे यदि हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम में, तो इनका भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1920 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन बी 1909, ठीक है। क्या आंसर बनेगा इसका? ऑप्शन बी 1909। अब यदि यहाँ से हम ये देखें कि मार्ले मिंटो क्या एक तरह से क्या सिस्टम था इसमें, तो वो देख लेते हैं जी। इसमें जो यदि हम बात करें मिंटो, तो मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे और जो मार्ले थे वो सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया था कि 1909 का ये जो एक एक्ट था, इसमें जो मुस्लिम एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक डिफरेंट, ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था इन्होंने की थी। और इसी को जो है वो मार्ले मिंटो के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये अधिनियम 1909 में जो था वो पारित किया गया था, ठीक है। एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पे इन्होंने जो था वो मुसलमानों का जो था निर्वाचन वो अलग किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, ठीक है। ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है तत्कालीन बर्मा में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में, ऑप्शन डी है मलेशिया में, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी सिंगापुर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सिंगापुर में, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व जो था वो ऑप्शन सी सिंगापुर में जो है वो हमें देखने को मिलता है इन 1943, ठीक है। और इसके संचालन की जो जिम्मेदारी थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो थी वो उठाई हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि यदि आप आज़ादी चाहते हो तो हमें जो है एक साथ लड़ना पड़ेगा। और इनका जो नारा था वो काफ़ी प्रसिद्ध था, आप मुझे खून दीजिए मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गदर पार्टी के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बाबा हरदयाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है BD सावरकर। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी बाबा हरदयाल, ठीक है। गदर पार्टी की बात करें तो 1913 में जो थी इसकी स्थापना की गई थी। और सोहन सिंह भाखना इसके जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष थे, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है आगा खान, ऑप्शन बी है हमीद खां, ऑप्शन सी है हसन खां, ऑप्शन डी है MA जिन्ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए आगा खां, ठीक है। आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। 1907 में जो था वो मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ढाका में एक सम्मेलन के दौरान, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ कि कराची में ही जो है वो कराची अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था जिसे किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1913 में, ऑप्शन डी है 1914 में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 1911 में जो था वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार लगाया गया था मेरी और जॉर्ज के आने में। और इस दिन जो था वो कोलकाता से दिल्ली को जो राजधानी थी वो भी स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। तो इस दिन जो था वो दिल्ली कैपिटल बनाई गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन ए है 1927,
ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1931। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1928। ठीक है, तो जो एक तरह से साइमन कमीशन था वो कंफर्म किया गया था 1927 में, और ये भारत आया था 1928 में। लाला लाजपत राय, ठीक है, जिन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया था, लाठियों के पड़ने के कारण उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब साइमन कमीशन का जो एक तरह से विरोध का जो मेन पर्पस था वो यही था, क्योंकि इसमें कोई भी जो था वो भारतीय शामिल नहीं था, इस कारण काफ़ी विरोध इसका जो था वो किया जा रहा था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1945 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 1914 में। 1914 टू 1918, ठीक है, ये यहाँ तक चला था 1914 से 1918 तक। ठीक है, इसमें दो ग्रुप्स के बीच में ये जो था ये हुआ था। ठीक है, राष्ट्रधुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्लूटो, बी है बुध, सी है पृथ्वी, डी है शनि। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक है और सबसे कम टाइम में ये जो है वो सूर्य के अराउंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी जो है तो पृथ्वी काफ़ी टाइम लगाती है, थर्ड पोजीशन में है ये। ठीक है, और शनि जो है वो अगर लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करें तो उसमें जो है ये सेकंड नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बंटी हुई है? ऑप्शन ए है 180, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 400। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इट इज़ 360। ठीक है, यदि हम बात करें हाँ यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो आप एक पैरेलल या फिर लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये है अक्षांश, और इस तरह से ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये है देशांतर। ठीक है, तो इस तरह से ये अक्षांश बन जाते हैं और ये देशांतर बन जाते हैं। तो अक्षांश जो है वो 181 है और देशांतर जो है वो 360 है, ये ध्यान में रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वो O2 है। ठीक है, O2 जो है वो दूसरे नंबर पे पाई जाती है, और इन दोनों नाइट्रोजन, ठीक है, और ये हमारा जो ऑक्सीजन है इसको मिला के 99% जो है गैसेस का बल्क जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, पहले देख लेते हैं, अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए अफ्रीका में। ठीक है, जो सवाना घास के मैदान जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये जो घास के मैदानों का जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उष्ण और शीतकालीन जो हमारी जलवायु रहती है उसके बेसिस पे ही इसका जो है वो डिफरेंस या इसमें जो अंतर है वो पाया जाता है। और हर एक कॉन्टिनेंट में आप बात करें तो ये अलग अलग जो है वो रहता है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ठीक है, या फिर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में तो यहाँ पे प्रेरी है। ठीक है, या हम बात करें यूरोप में या तो यहाँ अलग से रहता है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो यहाँ एशिया में स्टेपीज अलग से रहता है। तो हर एक जो कॉन्टिनेंट है उसमें डिफरेंट आप ये कह सकते हैं कि ग्रासलैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अपना इंडिया है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय
गतिविधियों का संबंध है? ऑप्शन ए है प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र, ऑप्शन बी है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा ये जो है वो एक का हमारा जो महासागर वो है, और इसमें जो है वो रिंग ऑफ फायर्स काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें इंडियन ओशियन पे, ऑप्शन डी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा एक आप कह सकते हैं कि महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे जो है वो रखा गया है, एंड इट इज़ आर इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है गल्फ स्ट्रीम, सी है क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन डी है हम्बोल्ट धारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा। ठीक है, अब हम्बोल्ट धारा जो है ये एक ठंडी समुद्री धारा है। ठीक है, और ये जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ठीक है, अब ब्राज़ील जो है ये अटलांटिक महासागर की, इसकी बात करें ऑप्शन ए की, तो ये जो है ब्राज़ील धारा ये अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। ठीक है, और इसके अलावा क्यूरोशियो ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी गर्म धारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, स्थल रुद्ध नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना, नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी डाउट क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिज़ोरम। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन, इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, इट इज़ मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, केरल को तमिलनाडु से। ठीक है, और ये 305 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए है हुगली, बी है भगीरथी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए हुगली। ठीक है, सबसे बड़ा जो ज्वार नदमुख है वो हुगली नदी में बनाया गया है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है लौटते मानसून से, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन डी है अरब सागर के मानसून से। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के या पश्चिम विक्षोभ से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और लौटते मानसून से जो बारिश होती है वो इंडिया के सिर्फ एक ही स्टेट में होती है, दैट इज़ नन अदर देन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, और सबसे पहले जो मानसून आती है तो वो केरल के तट पे आती है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो गाइज़ ये थे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चंस में से उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो डेफिनेटली रिपीट होंगे, क्योंकि जो एक नेचर रहा है जितने भी टेट एग्ज़ाम है उनका जो नेचर रहा है, तो इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमने जो है वो डिस्कस किए एसएसटी पे।
ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो सामाजिक विज्ञान पे ही बेस्ड थे, और सारे के सारे मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं टेट्स के, स्टेट टेट्स के, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं SST से जो है वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी वीडियो ये जो है वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, नए हो तो चैनल पे ज़रूर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।